चैप्टर 32 चैड झील पर पहुंचने के बाद से ही गुब्बारा एक धारा से टकराया था जो उसे पश्चिम की ओर और आगे ले गई थी। कुछ बादलों ने दिन की गर्मी को कम किया और इसके अलावा पानी के इस विशाल विस्तार पर थोड़ी हवा महसूस की जा सकती थी, लेकिन लगभग 1 बजे विक्टोरिया झील के इस हिस्से को पार करते हुए फिर से 7 या 8 मील की दूरी तक जमीन पर आगे बढ़ गया। डॉक्टर, जो पहले तो अपने इस कदम से कुछ परेशान था, अब शिकायत करने के बारे में नहीं सोचा जब उसने बोनो की राजधानी कोउका शहर को देखा। उसने एक पल के लिए उसे देखा, जो सफ़ेद मिट्टी की दीवारों से घिरा हुआ था और कुछ बेतरतीब ढंग से बनाई गई मस्जिदें घरों के उस समूह के ऊपर बेढंगी ढंग से खड़ी थीं जो खेलने के पासों की तरह दिखते थे, जो कि अधिकांश अरब शहरों का निर्माण करते हैं। निजी आवासों के आंगनों में और सार्वजनिक चौकों पर ताड़ और काउचौक के पेड़ उगे हुए थे, जिनके ऊपर 100 फीट से अधिक चौड़ाई के पत्तों का गुंबद था। जो ने इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया कि ये विशाल छतरियां सूर्य की तीव्र गर्मी के अनुरूप थीं, और उन्होंने इस पर कुछ पवित्र विचार किए जिन्हें दोहराने की आवश्यकता नहीं थी। कोउका में वास्तव में 2 अलग-अलग शहर हैं, जिन्हें डेंडल द्वारा अलग किया गया है, जो 300 गज चौड़ा एक बड़ा बुलेवार्ड है, जो उस समय घुड़सवारों और पैदल यात्रियों से भरा रहता है। एक तरफ अमीर क्वार्टर अपने हवादार और ऊंचे घरों के साथ सीधा खड़ा है, जो नियमित क्रम में बने हैं। दूसरी तरफ गरीब क्वार्टर एक साथ घिरा हुआ है, जो शंक्वाकार आकार की छोटी छोटी झुग्गियों का एक दयनीय संग्रह है, जिसमें गरीबी से त्रस्त भीड़ रहने के बजाय वनस्पति की तरह रहती है, क्योंकि कोउका न तो एक व्यापारिक और न ही एक वाणिज्यिक शहर है। कैनेडी को लगा कि यह कुछ एडिनबर्ग जैसा दिखता है, जहां एक मैदान पर 2 अलग-अलग नगरों वाला शहर फैला हुआ है। लेकिन हमारे यात्रियों को इसकी एक झलक पाने का भी समय नहीं मिला, क्योंकि इस क्षेत्र की वायु धाराओं की विशेषता के अनुरूप एक विपरीत हवा ने उन्हें अचानक चैड झील की सतह से लगभग 40 मील ऊपर उड़ा दिया। फिर उन्हें एक नया नज़ारा देखने को मिला। वे झील के असंख्य टापुओं को गिन सकते थे, जिनमें बिडियोमाह रहते थे, जो खून के प्यासे और दुर्जय समुद्री लुटेरों की एक जाति है, जो पड़ोसी होने पर भी उतना ही भयभीत करते हैं जितना सहारा के टोरेग। ये सम्मानित लोग पत्थरों और बाणों से बहादुरी से विक्टोरिया का स्वागत करने के लिए तैयार थे, लेकिन गुब्बारा तेजी से उनके द्वीपों को पार कर गया, एक विशालकाय भरिंग की तरह तितली की गति के साथ एक से दूसरे द्वीप पर उड़ता हुआ। इस समय जो क्षितिज को देख रहा था, कैनेडी से बोला, वहाँ, सर, जैसा कि आप हमेशा अच्छे खेल के बारे में सोचते हैं, यह आपके लिए बिल्कुल सही चीज़ है। यह क्या है, जो? इस बार डॉक्टर आपकी शूटिंग को अस्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन यह है क्या तुम उन बड़े पक्षियों के झुंड को हमारी ओर आते नहीं देख रहे? पक्षी, डॉक्टर ने अपना दूरबीन छीनते हुए कहा। मैं उन्हें देख रहा हूँ, कैनेडी ने उत्तर दिया, उनमें से कम 1 दर्जन हैं। 14, ठीक, जो ने कहा। भगवान करे कि वे इतने हानिकारक हों कि डॉक्टर मुझे उन पर काम करने की अनुमति दे। मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन मैं उन पक्षियों को हमसे कुछ दूरी पर देखना पसंद करूंगा। क्यों? क्या तुम उन पक्षियों से डरते हो? वे कोंडोर हैं और सबसे बड़े आकार के हैं। अगर वे हम पर हमला करते हैं तो ठीक है, अगर वे ऐसा करते हैं तो हम अपना बचाव करेंगे। हमारे पास पूरा शस्त्रागार है। मुझे नहीं लगता कि वे पक्षी इतने दुर्जय हैं। डॉक्टर की एकमात्र टिप्पणी थी, कौन बता सकता है। 10 मिनट बाद झुंड गोलियों की आवाज़ के दायरे में आ गया था और अपनी कर्कश चीखों से हवा को गुंजा रहा था। वे विक्टोरिया की ओर बढ़े, उसकी उपस्थिति से भयभीत होने के बजाय अधिक चिढ़े हुए। वे कैसे चिल्लाते हैं, कितना शोर है, जो ने कहा। शायद वे अपने देश में किसी को हवा में अवैध शिकार करते हुए या उनकी तरह उड़ने की हिम्मत करते हुए देखना पसंद नहीं करते। अब सच बताऊं तो जब मैंने उन्हें ध्यान से देखा तो वे बदसूरत और क्रूर थे, और अगर वे परडीमूर राइफलों से लैस होते तो मैं उन्हें काफ़ी खतरनाक मानता, कैनेडी ने स्वीकार किया। उन्हें ऐसे हथियारों की कोई ज़रूरत नहीं है, फर्गुसन ने बहुत गंभीर भाव से कहा। कोंडोर उनके चारों ओर बड़े घेरे में उड़ रहे थे, उनकी उड़ान धीरे धीरे गुब्बारे के करीब और करीब होती जा रही थी।
वे तेज, शानदार मोड़ों में हवा में उड़ रहे थे, कभी कभी गोली की गति से खुद को आगे की ओर उछाल रहे थे और फिर अचानक और साहसी कोण से अपनी प्रक्षेपण रेखा को तोड़ रहे थे। डॉक्टर ने बहुत बेचैनी से इस खतरनाक निकटता से बचने के लिए ऊपर चढ़ने का निश्चय किया। इसलिए उसने अपने गुब्बारे में हाइड्रोजन को फैलाया और वह तेजी से ऊपर उठा। लेकिन कोंडोज उसके साथ चढ़ गए। जाहिर तौर पर उन्होंने कंपनी को छोड़ने का फैसला नहीं किया। ऐसा लगता है कि वे कोई शरारत करना चाहते हैं, शिकारी ने अपनी राइफल को कोक करते हुए कहा। और वास्तव में वे और निकट आ रहे थे और एक से अधिक उनके 50 फीट के भीतर आ गए, मानो आग्नेयास्त्रों को चुनौती दे रहे हों। जॉर्ज, मैं उन्हें ये देने के लिए उत्सुक हूँ, कैनेडी ने कहा। नहीं डिक, अभी नहीं। उन्हें बेवजह परेशान मत करो, इससे उन्हें हम पर हमला करने का और भी ज्यादा उत्साह मिलेगा। लेकिन मैं जल्द ही उन लोगों को निपटा सकता हूँ। तुम ऐसा सोच रहे होगे डिक, लेकिन तुम गलत हो। क्यों? हमारे पास उनमें से प्रत्येक के लिए एक गोली है। और मान लीजिए कि वे गुब्बारे के ऊपरी हिस्से पर हमला करते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप उन तक कैसे पहुंचेंगे? जरा कल्पना कीजिए कि आप मैदान पर शेरों के झुंड या खुले समुद्र में शार्क के झुंड के सामने हैं। हवा में यात्रियों के लिए ये स्थिति उतनी ही खतरनाक है। क्या आप गंभीरता से बोल रहे हैं? डॉक्टर, बहुत गंभीरता से डिक। तो फिर हम इंतजार करें। रुको, हमले की स्थिति में तैयार रहो, लेकिन मेरे आदेश के बिना गोली मत चलाना। फिर पक्षी थोड़ी दूरी पर एकत्र हुए, फिर भी इतने पास कि उनकी नंगी गर्दन पूरी तरह से पंखों से रहित स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी, क्योंकि वे अपनी चीख के प्रयास से उन्हें फैलाते थे, जबकि उनकी खुरदरी शिखाएं गहरे बैंगनी रंग के कंघे और गलफड़ों से सजी हुई क्रोध से खड़ी थीं। वे बहुत बड़े आकार के थे, उनके शरीर की लंबाई 3 फीट से अधिक थी और उनके सफ़ेद पंखों की निचली सतह सूरज की रोशनी में चमक रही थी। उन्हें पंखों वाली शार्क माना जा सकता था, इसलिए उनकी समानता गहरे समुद्र के उन क्रूर रेंजरों से बहुत अधिक थी। वे हमारा पीछा कर रहे हैं, डॉक्टर ने कहा जब उसने उन्हें अपने साथ ऊपर चढ़ते देखा, और हम चाहे जितना भी ऊपर चढ़ें, वे और भी अधिक ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए? कैनेडी ने पूछा। डॉक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया। सुनो सैमुअल, खिलाड़ी ने कहा, उन पक्षियों की संख्या 14 है। अगर हम अपने सारे हथियार निकाल दें तो हमारे पास 17 शॉट हैं। तो क्या हमारे पास उन्हें नष्ट करने या उन्हें तितर बितर करने के साधन नहीं हैं? मैं उनमें से कुछ का अच्छा हिसाब दूंगा। मुझे तुम्हारी कुशलता पर कोई संदेह नहीं है डिक। मैं उन सभी को मरा हुआ मानता हूं जो तुम्हारी राइफल की रेंज में आ सकते हैं, लेकिन मैं फिर से कहता हूं, अगर वे गुब्बारे के ऊपरी हिस्से पर हमला करते हैं तो तुम उन पर नजर नहीं रख पाओगे। वे हमारे ऊपर बने रेशमी आवरण को फाड़ देंगे और हम 3000 फीट ऊपर हवा में होंगे। इसी समय एक खूंखार पक्षी ने गुब्बारे की ओर झपट्टा मारा, अपनी चोंच और पंजे फैलाकर उसे एक या दोनों से फाड़ने के लिए तैयार। आग, तुरंत आग! डॉक्टर चिल्लाया। वो अभी रुका ही था कि वह विशालकाय प्राणी मृत अवस्था में सिर के बल नीचे गिर पड़ा और गिरते समय अंतरिक्ष में इधर उधर पलटने लगा। कैनेडी ने पहले ही 2 बैरल वाले फाउलिंग पीस में से एक को पकड़ लिया था और जो दूसरे से निशाना साध रहा था। इस आवाज से घबराकर कोंडोर एक पल के लिए पीछे हट गए, लेकिन लगभग तुरंत ही वे अत्यधिक क्रोध के साथ वापस आ गए। कैनेडी ने अपनी पहली गोली से एक कोंडोर का सिर धड़ से अलग कर दिया और जो ने दूसरे को पंख से तोड़ दिया। उन्होंने कहा, केवल 11 बचे हैं। इसके बाद पक्षियों ने अपनी रणनीति बदली और आम सहमति से गुब्बारे के ऊपर उड़ गए। कैनेडी ने फर्ग्यूसन की ओर देखा। अपनी अविचलता के बावजूद वह पीला पड़ गया। फिर एक पल के लिए भयावह सन्नाटा छा गया। अगले ही पल उन्होंने रेशम को चीरने जैसी कठोर आवाज सुनी और ऐसा लगा जैसे कार हमारे 3 विमान यात्रियों के पैरों के नीचे से निकल गई हो। हम खो गए हैं, फर्ग्यूसन ने बैरोमीटर की ओर देखते हुए कहा, जो अब तेजी से ऊपर उठ रहा था। गिट्टी खत्म करो, वह चिल्लाया, गिट्टी खत्म करो। और कुछ ही सेकंड में क्वार्ट्स के आखिरी टुकड़े भी गायब हो गए। हम अभी भी गिर रहे हैं।
पानी की टंकियां खाली करो। क्या तुम सुन रहे हो, जो? हम झील में पानी डाल रहे हैं। जो ने आज्ञा का पालन किया। डॉक्टर ने झुककर बाहर देखा। झील एक बढ़ती हुई लहर की तरह उसकी ओर बढ़ती हुई प्रतीत हुई। जब वे उसे देख रहे थे तो आसपास की हर वस्तु का आकार तेजी से बढ़ रहा था। कार लेक टचर की सतह से 200 फीट की दूरी पर थी। राशनी, राशनी, डॉक्टर चिल्लाया और उन्हें रखने वाले बक्से को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित कर दिया गया। उनकी गति धीमी हो गई, लेकिन दुर्भाग्यशाली विमान यात्री अभी भी गिर रहे थे और झील में जा गिर रहे थे। कुछ बाहर फेंको, कुछ और, डॉक्टर चिल्लाया। कैनेडी का निराशापूर्ण उत्तर था, अब फेंकने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। हाँ, वहाँ है, जो ने पुकारा और हाथ की एक लहर के साथ वह कार के किनारे से एक पल की तरह गायब हो गया। जो, डॉक्टर ने भयभीत होकर कहा। इस प्रकार राहत पाकर विक्टोरिया ने अपनी ऊपर की ओर गति पुनः शुरू कर दी। वह हवा में 1000 फीट ऊपर उठ गया और हवा ने उसके ढीले आवरण को अपने भीतर समाहित कर लिया तथा उसे झील के उत्तरी भाग की ओर ले गया। हार गए, खिलाड़ी ने निराशा के भाव से कहा। हमें बचाने के लिए खो गया, फर्ग्यूसन ने जवाब दिया। और ये लोग, जो निडर थे, अपने गालों पर बहते हुए बड़े बड़े आंसुओं को महसूस कर रहे थे। वे अपने वीर साथी का कुछ पता लगाने की व्यर्थ आशा के साथ झुके, लेकिन वे पहले ही उससे बहुत दूर जा चुके थे। कैनेडी ने पूछा, हमें क्या रास्ता अपनाना चाहिए? जितनी जल्दी हो सके उतर जाओ, डिक, और फिर इंतजार करो। लगभग 60 मील की यात्रा के बाद विक्टोरिया झील के उत्तर में रेगिस्तानी तट पर रुकी। लंगर एक छोटे पेड़ में फंस गया और खिलाड़ी ने उसे सुरक्षित रूप से बांध दिया। रात हो गई, लेकिन न तो फर्ग्यूसन और न ही कैनेडी को एक पल की नींद मिली।